मैं राम सिंह यादव आज आपको प्रतिशत का पार्ट 2 करवाऊंगा, क्योंकि टॉपिक बड़ा है और इसमें से करीब करीब क्वेश्चन अवश्य आता है, ये ध्यान रखना है। ये हमारी बुक्स हैं टीए के एग्ज़ाम के लिए। कंबाइंड बुक भी है और पेपर सेट भी हैं, और ये मैथ की अलग से बुक भी है। तो जो भी आपको बुक अगर चाहिए तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं या हमारे से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका दिया हुआ है हमने। अब ये है कि कुछ प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने के बाद कुछ कम या चीज़ अधिक खरीदी जाती है तो नया पुराना भाव ज्ञात करना। तो नए भाव के लिए तो आपको कुछ नहीं करना, जितने रुपए का सौदा कर रहे हो, जैसे 40 रुपये का कर रहे हैं तो 40, जितना प्रतिशत कम या बत्ती मिल रहा है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 20% बटा 100 गुणा में जितनी चीज़ कम या बत्ती मिल रही है वो डालेंगे तो नया भाव आ जाएगा। 4 आम कम मिल रहे हैं तो ये आम का भाव आ जाएगा प्रति आम का। ये जो लिखेगा यहाँ 4 किलो कम मिल रहे हैं, 4 आम कम मिल रहे हैं, वो इसका मतलब है इसी रेट से होगा। 4 किलो कम लिखता तो प्रति किलो का रेट आ जाता, 4 आम लिखा है तो प्रति पीस का रेट आ जाएगा, या हर एक आम का कीमत आ जाएगा, नई कीमत आ जाएगी। अब नई के लिए कुछ नहीं करना, जितने रुपए का वो सौदा कर रहा है, जैसे अगले सवाल में भी मिलेगा तो वही होगा, जितने रुपए का सौदा कर रहा है, जितना प्रतिशत कम या ज़्यादा मिल रहा है बटा 100। अगर वृद्धि हो रही है तो भी, कमी हो रही है तो भी, यहाँ गुणा में वो प्रतिशत करना होगा आपको। नए भाव के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रतिशत का ये लिखना है कि कितना प्रतिशत बटा 100 गुणा में जितनी वस्तु कम या ज़्यादा मिल रही है वो, चाहे वो प्रति हो या प्रति किलो हो, प्रति दर्जन हो, कुछ भी यूनिट दे सकता है, उसी यूनिट के मुताबिक होगा। अब इनको काट दो, 2 जीरो से दोनों जीरो काट दिया, 4 से 4 काट दिया, यानी नया भाव आ गया 2 रुपये प्रति आम। ये है नया भाव। अब अपना सवाल क्या है, अगर ये पूछता प्रति आम नया भाव क्या है तो हम कह देते 2 रुपये प्रति आम, बस, इससे आगे कुछ नहीं करना था अपने को। परंतु इसमें सवाल क्या है, वृद्धि से पहले 15 आमों का मूल्य क्या था। तो अब नए भाव का में क्या मूल्य है पहले तो ये देखना है। तो 15 आमों का 2 रुपये प्रति आम है तो 30 रुपये मूल्य है, नया मूल्य है। 15 आमों का नया मूल्य क्या हो गया, 30 रुपये हो गया कुल मूल्य। परंतु अब क्या करना है, ये वृद्धि होकर आया है तो पिछले भाव से 100 प्लस जितना % वृद्धि है या 100 माइनस जितना % कमी है, तो ये पुराने भाव का x का 120% कितना है, 30 रुपये। अब परसेंटेज को क्या करना है, बटा 100 हो जाता है, और ये इधर आके 100 ऊपर हो जाएगा और 120 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा पुराना भाव 15 आमों का। 0 से 0 काट दिया, 3 से काट दिया 4, 4 को काटा 25 से, 100 से 25। तो पुराना भाव क्या था, 25 रुपये था 15 आमों का। ये ध्यान रखना है। कैसे किया आपने, फिर समझ लो कि नया भाव आ गया, 2 रुपये प्रति आम है तो वस्तु की काउंटिंग दी है, 15 आम, 10 आम, 20 आम अगर ऐसा देता है तो उसका हम कर देंगे कि भाई वो जितना क्वांटिटी वो कर देंगे गुना। 30 रुपये हो गया नया भाव 15 आमों का। अब क्या है, ये वृद्धि होकर आया है तो 100 प्लस हो जाएगा, अगर माइनस होकर आया है तो 100 माइनस हो जाएगा, कि पुराने भाव का इतना % ये है। अब 20% ऊपर था तो पुराने भाव का 120% 30 रुपये है, फिर उसको काट दो। अगला सवाल भी इसी टाइप का है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर, इसमें कोई कमी या ज़्यादा अपने को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। अपना क्या 160 रुपये का सौदा कर रहा है, 160 रुपये का सौदा कर रहा हो। अब यहाँ से वो कमी होकर आए चाहे ज़्यादा होकर आए, इसका कोई फ़र्क नहीं है। जितना % का कम या ज़्यादा हो रहा है वो बटा में 100। अब वस्तु जितनी कम या ज़्यादा मिल रही है उसे भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पुराने भाव नया भाव ज्ञात करने के लिए तो गुणा में 8 कर देंगे। 0 से 0 काट दिया, 8 को काटा 2, यानी 4 रुपये प्रति किलो। क्योंकि यह प्रति किलो का है तो जो यूनिट होगी वही आएगा। जैसे प्रति आम था तो प्रति आम हो गया 4 रुपये, अब किलो है तो यह किलो क्या जाएगा, यानी नया भाव जो है वो 4 रुपये प्रति किलो है।
इसमें यहाँ तक कोई वो नहीं है प्रतिशत कम होकर आए प्रतिशत ज़्यादा होकर आए, इसका कोई फ़र्क नहीं होगा आपको। जितने रुपए का सौदा कर रहा है गुणा में जितना परसेंट कम या ज़्यादा हो रहा है बटा 100, बटा में जितनी वस्तु कम या ज़्यादा मिल रही है वो भी यहाँ होगी। इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने कैरियर इस सवाल के ऊपर किसी भी टाइप का। ये आएगा नया भाव। अब क्या है आगे कंडीशन क्या है, कमी होने से पहले चीनी का प्रति किलोग्राम भाव क्या था, उसमें तो क्वांटिटी पूछ दी थी। अब इसमें 4 किलो 1 किलो का पूछ रहा है प्रति किलो। अब क्या है पुराने भाव का 80%, पुराने भाव का 80% 4 रुपये। 80% क्यों है, वो 100 जमा 20 किया था, यहाँ कमी हो रही है तो 100 माइनस हो जाएगा, अधिक हो रहा है वृद्धि हो रही तो 100 प्लस हो जाएगा। वृद्धि का मतलब बढ़ना, बढ़ने में तो बढ़ेगा 100 में, माइनस कमी होना का मतलब माइनस है कम हो रहा है तो 100 में कम हो जाएगा। तो पुराने भाव का 80% 4 रुपये है। अब ये 80% का 80/100 इधर आएगा तो ये गुणा में 100 ऊपर हो जाएगा, 80 नीचे हो जाएगा। अब इनको काटो, 0 से 0 काट दिया, 4 को काट दिया 2 से 8, इसको काट दिया यहाँ 5, यानी कमी होने से पहले 5 रुपये प्रति किलो का भाव था। शायद समझ गए होंगे आप अच्छी तरह कि जितने रुपए का सौदा कर रहा है वो जितना परसेंट कम या ज़्यादा मिल रहा है वो प्रतिशत बटा में 100, क्योंकि प्रतिशत में तो बटा 100 निकालेंगे जब प्रतिशत वैल्यू आएगी, बटा में जितना कम या ज़्यादा मिल रहा है सामान वो। ये पुराना भाव नहीं आएगा, ये नया भाव आएगा। और नया भाव पुराने भाव का बढ़कर है तो 120% हो जाएगा, घटकर है तो 80% हो जाएगा। इसका उत्तर ये है, उसका उत्तर आपका ये था। नए भारत में नौकरियां भ्रष्टाचार रहित हैं। किसी भी नौकरी के लिए कहीं भी कोई पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते। कोचिंग के लिए अगर आपको आना है तो ऑफलाइन कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग से काफ़ी बेटर है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग के लिए वहाँ पॉजिटिव माहौल बनता है। सभी स्टूडेंट एक ही उद्देश्य के लिए वहाँ इकट्ठे रहते हैं और कोई आपस में डाउट हो तो स्टूडेंट भी क्लियर कर लेते हैं एक दूसरे से, और फिर भी कोई डाउट है तो वहाँ स्टाफ भी रहता है, तो स्टाफ के टीचर से भी आप कोई भी डाउट कभी भी क्लियर कर सकते हो। दूसरा, हॉस्टल में हम स्मार्टफोन लड़के को अलाउ नहीं करते हैं, जिससे लड़का कहीं और ध्यान नहीं भटकाए, केवल और केवल अपने करियर के ऊपर ध्यान रखे। दूसरा, हमारे यहाँ रिटायर्ड ऑफिसर्स की देखरेख में हॉस्टल रहते हैं, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई अनुशासनहीनता की घटना नहीं हो पाती। हर 40 से 50 विद्यार्थियों पर एक वार्डन रहता है, जो विद्यार्थियों के ऊपर एक पूर्ण कंट्रोल रखता है। इसके बुक्स के लेखक राम सिंह यादव के नेतृत्व में सभी क्लासेस चलती हैं। तो इस विषय की टेरिटोरियल आर्मी की अगर आप ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग में आ सकते हैं। ऑनलाइन क्लासेज भी हमने यूट्यूब पर रखी हुई हैं, परंतु ऑनलाइन में वो माहौल नहीं बन पाता जो ऑफलाइन के लिए एटमॉस्फेयर बनता है। अब इसमें क्या है, परिवर्तन वृद्धि या कमी कि पहले बढ़ा देगा फिर कम कर देगा, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें क्या करना है कि वृद्धि को तो हम x ले रहे हैं और कमी को हम y ले रहे हैं। कुछ भी ले लो, तो आपकी मर्जी है, a b ले लो, x y ले लो, p q ले लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यापारी किसी वस्तु पर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक रखता है, तो 100 जमा में 30 यानी 130। तथा ग्राहक को लुभाने के लिए 10% की छूट दे रहा है। छूट का हमेशा माइनस होगा, तो 100 माइनस में 10 यानी 90%। अभी अपना सूत्र क्या है, 130 गुणा में 90 बटा में 100 माइनस में 100। अगर ये अधिक है, प्लस में जाता है 100 घटाने के बाद, तो लाभ होगा हमेशा, और अगर 100 घटाने के बाद माइनस में रह जाता है तो हानि होगी। अब इसमें क्या हो गया, किराया नंबर 117 यानी 17% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 17% का लाभ हो रहा है आपको।
तो ये समझ गए होंगे 100 प्लस x इंटू 100 माइनस वाई, यानी 100 जमा में वृद्धि प्रतिशत, 100 माइनस में कमी प्रतिशत, डिस्काउंट प्रतिशत। ये भी वही है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी होती है। तो 8% की बढ़ोतरी का तो मतलब होगा 108 गुणा में 10% की कमी का मतलब होगा 90 बटा में 100 माइनस 100, 0 से काट दिया। अब ये 108 का 9 से गुणा करना है, नीचे के 10 को ख़राब मत करो, क्योंकि नीचे जो 0 है ये आपको भाग देना नहीं पड़ेगा, एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे नीचे का 0 का, उसको ख़राब नहीं करना है आपने। तो अब ये क्या हो जाएगा, 108 का 9 से गुणा किया 9 72 और 9 एकम 9, 972 हो गया, बटा में 10 है तो 97.2 हो गया। अब 97.2 हो गया ये अपना, तो माइनस 100 करेंगे तो ये तो कम हो गया, क्योंकि माइनस 100 तो ये तो कम है, तो ये माइनस आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2.8, यानी 2.8 की कमी होगी, ये ध्यान रखना है। तो ये उत्तर हो जाएगा। अगर ऊपर होता तो वृद्धि हो जाती, पर ये तो माइनस हो रहा है, क्योंकि 97.2 में से 100 घटाएंगे तो माइनस होगा, प्लस नहीं होगा। वही सवाल है, ये भी इसी टाइप का है। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन मूल्य से 40% अधिक तय करता है, यानी क्रय मूल्य से 40% अधिक रख रहा है। अब वह 20% की छूट देकर 48 रुपये कमा रहा है। अब इसमें देखिए 48 रुपये कमा रहा है, तो पहली बात हम ये सोचेंगे क्या परसेंट कमा रहा है, और फिर इतना परसेंट लाभ हुआ है तो 48 रुपये का वो क्या वैल्यू बनेगा, ये देखना है अपने को। अब इसमें क्या है 140 गुणा में 80, क्योंकि 20 की छूट ले रहा है, 40 की वृद्धि कर रहा है, तो वृद्धि को अपन 100 प्लस कर दिया, ये 100 माइनस कर दिया, बटा 100 माइनस में 100, 0 0, 14 8 112 माइनस 100। अब यहाँ तो प्लस के 12 बच गए अपने को, यानी 12% लाभ हो रहा है उसको, परंतु लाभ कितना है 48 रुपये। एक्स का 12%, क्रय मूल्य का 112% क्या है 48 रुपये, या क्रय मूल्य का 12% से भी कर लोगे तो भी आपका सीधा जाएगा। क्रय मूल्य का 12% 48 है, 12% का मतलब 12 बटा 100, इधर करेंगे तो 100 बटा 12, 12 चौक 48, 4 और ये 400 आ गया, यानी लागत मूल्य क्या था उसका 400 रुपये था। बस वही तरीका है कि 100 प्लस एक्स कर दो प्रॉफिट वाला, 100 माइनस कर दो 100 माइनस वाई लॉस वाला, डिस्काउंट वाला। जो डिस्काउंट दे रहा है इसका मतलब वो लॉस की तरफ ही है, क्योंकि डिस्काउंट नहीं देता तो उतने में ही बेचता, 40% वृद्धि पर। अब इनको काटा तो इसमें ये प्लस आएगा 12%, तो 12% का लाभ हो रहा है उसको। अब 12% का लाभ हो रहा है तो 48 रुपये का मुनाफा है, 48 रुपये की विक्रय मूल्य नहीं है, 48 रुपये का मुनाफा है, 12% का मुनाफा है। तो x का 12% कितना है 48 है, तो 12% को निकाला तो 400 रुपये आ गया आपका। अनुपात और प्रतिशत पर भी सवाल आ जाते हैं कि क्या इसका अनुपात होगा और क्या रहेगा ये। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि हम a अनुपात b को हमेशा a बटा b लिखते हैं, यानी जो पहली वस्तु है ऊपर आएगी, दूसरा नंबर है वो नीचे आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना है। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है, तो क्रॉस का ज़रूर आएगा, वो भी बताऊंगा आपको। अब ये है तो इसमें ये क्रॉस हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। अब इसमें देखिए a की आय का p%, b की आय का q% के बराबर है। a की आय का p% गुणा में p बटा 100, p% का मतलब कोई भी अंक है तो बटा 100 हो गया, बराबर b का q%, q बटा 100। अब क्या करना, ये b है ये इधर आएगा, a बटा b हो जाएगा, बराबर में ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, q बटा 100 इंटू 100 बटा p, तो ये कट जाएगा और ये a b q अनुपात p बन जाएगा। अगर अनुपात देखेंगे तो q अनुपात p हो जाएगा।
ए का क्यू आ जाएगा और बी का पी आ जाएगा। ये ध्यान रखना है, ये क्रॉस हो जाता है बस एक तरह से, ये समझ लो। अब सवाल देखते हैं। एक की आय का 25%, ए का 25%, 25/100, एक का 25% का मतलब 1 × 25/100 बराबर किसके हैं, बी का 35%/100। अब ये ए बी यहाँ मिल आए इधर, तो ये नीचे आएगा क्योंकि इक्वेशन की साइड में ले आए। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये 35/100 गुणा में 100/25, ये काट दिया पाने। अब ए अनुपात बी करेंगे हम तो ये ऊपर वाला इसके साथ आ जाएगा, 35/25 हो जाएगा ए अनुपात बी। यानी 25 ये नहीं लिखा जाता, अनुपात हमेशा शॉर्टेस्ट वे में लिखा जाएगा, सबसे छोटे उसमें सरलतम रूप में लिखा जाएगा। तो ये 7/5 हो गया। तो ए अनुपात बी क्या हो गया, 7/5 हो गया। बस ये ध्यान रखना है। यानी ये क्रॉस हो जाता है, ए का 25% है, ये ध्यान रखना, ए का 25% बराबर बी का 35%। तो ये क्रॉस हो जाएगा क्योंकि ए और बी जो है ये ए का इसमें चला जाएगा, वो इसमें आ जाएगा, बस क्रॉस करना है। ए की आय का 10%, ए का 10% का मतलब ये हो गया, बी का 100%। अब क्या करेंगे, ए बटा बी, ये बी यहाँ आ जाएगा, बराबर 100/100 गुणा में ये उल्टा हो जाएगा 100/10। तो ये 100 से 100 कट गए, ये काट दिया 1 0, 10% हो गया। तो 1 अब ये है, ये 10 है तो 1:10 हो जाएगा ये, क्योंकि नीचे बटा 1 है तो 1 का कोई वो नहीं है, तो 1 आ जाएगा 10 में, ए का 10 अनुपात हो गया और बी का हो गया 1। तो ए अनुपात बी हम लिखेंगे तो 10:1 लिखेंगे, क्योंकि बटा 1 लिखने में गणित में कोई वो नहीं है, लिख सकते हैं, बाकी गणित में वैल्यू नहीं है बटा 1 की। पर यहाँ जब अनुपात में लिखना है तो हमें बटा 1 भी लिखना पड़ेगा, ताकि हम वहाँ 0 नहीं कर सकते कि वहाँ 0 हो जाएगा, क्योंकि काटेंगे तो हमेशा 1 आता है, 10 एकम 10, 10 दाएं 100, तो यहाँ 1 है, यहाँ 100 है। अब मिश्रण पर आधारित भी आएंगे, प्रतिशत में ये ध्यान रखना है। मिश्रण में एक चीज़ का मोटा ध्यान रख लो कि 2 चीज़ों का मिश्रण होगा, 2 चीज़ों में एक चीज़ को आगे बढ़ाएगा या कम करेगा, कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है। अपने को उस चीज़ की क्वांटिटी, मात्रा, एक्चुअल मात्रा, प्रतिशत मात्रा तो दे ही रखी है कि कितना क्या है, एक्चुअल मात्रा क्या है जो चीज़ ना घटाई जाए ना बढ़ाई जाए, और अगले मिश्रण में वो चीज़ कितने % बचेगी, बस ये सवाल है, ये ध्यान रखना है। जैसे देखना, 40 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में 10% पानी है, कितना पानी और मिलाया जाए, यानी पानी तो और मिला रहा है। तो अब आप समझ गए कि पानी और मिला रहा है तो दूध तो निश्चित है, जो है वही रहेगा दूध, उसको ना कम किया गया ना बत्ती किया गया। वो लिखेगा यहाँ कि कितना पानी और मिला जाए, कितना दूध और मिला जाए। तो दूध मिला रहा है तो पानी निश्चित है, पानी मिला रहा है तो दूध निश्चित है, क्योंकि एक चीज़ को तो कम या ज़्यादा कर रहा है और एक चीज़ उतनी है। अब जो चीज़ फिक्स है उसकी मात्रा ज्ञात करो। अब 10% पानी है तो या तो 40 का सीधा 90% निकाल लो, कि पहले घटा लो कि भाई 10% है तो 100 में घटा लेंगे, 10% पानी है, 90% दूध है, तो 100 का मतलब बचा हुआ दूध ज्ञात करना पड़ेगा। तो दूध का सीधा कर लेंगे 36 लीटर। या क्या करो कि 40 का पहले 10 निकालो, 10% है, यह आ गया 4। अब 4 को 40 में से घटाओ, क्योंकि मात्रा तो हमें दूध की चाहिए, तो पहले पानी निकाला है तो टोटल में से कितना पानी है बचा हुआ दूध है। या प्रतिशत निकाल लो कि 10% पानी है तो 90% दूध है। तो जो आपकी समझ में आए वो चीज़ कर लो। ये सीधा पड़ जाएगा 36 लीटर, रहेगा ये भी 36, क्योंकि यहाँ 40 में से फिर हम 4 घटाएंगे तो 36 ही आएगा, दूध तो है वो रहेगा।
अब क्या है, दूध आपके पास 36 लीटर है, ये तो पता लग ही गया आपको कि दूध आपके पास कितना है, 36 लीटर। अब दूध तो यही रहना है क्योंकि दूध ना घटाया गया ना बढ़ाया गया, पर अगले घोल में पानी 20% हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो पानी 20% होगा अगले घोल में, तो दूध कितना परसेंट होगा, 80%, क्योंकि घोल तो 100% है जिसमें से 20% पानी है, तो दूध कितना हो गया, 80%। अब रहेगा तो 36 लीटर ही, तो X का यानी कुल मिश्रण का 80% जो है वो 36 है। यानी जो नया मिश्रण होगा उसमें पानी तो 20% होगा, तो दूध कितना परसेंट हो गया, 80% हो गया। तो नए मिश्रण का दूध दूध उतना ही अपना जितना है, इसमें 36 लीटर रहना है, तो नए मिश्रण का 80% 36 होगा। तो मिश्रण कितना होगा, 80/100, इधर आएगा तो 100/80 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 काट दिया आपने, 4 से काटा 9, 4 से काटा 2, 2 से काटा 10 को 5 से, यानी नया मिश्रण कितना होगा अपने पास, 45 लीटर होगा। क्योंकि 80% दूध है और दूध 36 लीटर है, तो नया मिश्रण कितना हो गया, नए मिश्रण का 80% 36 लीटर है, तो 80% का मतलब होगा 80/100, इधर आएगा तो 100/80 हो जाएगा, काट दो, ये नया मिश्रण हो गया। अब नए मिश्रण में से 40 लीटर तो अपने पास पहले से है मिश्रण, ये दिया हुआ है, 5 लीटर हम पानी और मिलाएंगे, तब ये अपना क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। समझ गए आप। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। अब यहाँ क्या है कि 50 लीटर वो है मिश्रण, 50 किलो मिश्रण है। मिश्रण टोटल क्या है, 50 किलो है, जिसमें 60% शीशा है। कितना शीशा और मिलाया जाए कि 75% हो जाए शीशा, तो शीशा तो जितना है वो ही रहेगा, और नहीं मतलब टिन जितनी है वो ही रहेगी, शीशा और मिला रहा है, कितना शीशा और मिलाया जाए। आपको एक चीज़ समझनी है कि इन दो चीज़ों में से मिश्रण की में एक चीज़ वो रखेगा फिक्स, उसको वो ना छेड़ेगा, ना कम करेगा, ना अधिक करेगा, और एक चीज़ को कम या ज़्यादा करेगा, और आगे प्रतिशत कहेगा कि ये होनी चाहिए, ये बचनी चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें से टिन ज्ञात करनी है। तो टिन कितनी है, 60% शीशा है, तो या तो 50 का 60% काट के फिर 50 में से घटा दो, या 50 का 40% सीधा कर लो, आपकी इच्छा पे है, क्योंकि बचना तो 40 किलो ही परसेंट ही उसको, टिन को, क्योंकि 60% तो मिश्रण में शीशा है, तो टिन कितनी होगी, 40%, यानी 20 kg। अब टिन तो ना मिला रहा ना घटा रहा, शीशा मिला रहा है, तो हमें तो वो क्वांटिटी याद करनी थी जिसको ना घटाया गया ना बढ़ाया गया। टिन इसमें ना घटा रहा ना बढ़ा रहा, वो लिखेगा साफ कि कितनी चीज़ और मिलाई जाए, तो जो और मिला रहा है वो तो बढ़ा रहा है, या घटाई जाए या कम की जाए, तो वो तो कम करना, तो वो चीज़ तो कम कर रहा है। अब अपना जो है नए मिश्रण में शीशा 75% होगा, तो टिन कितनी बनेगी अपनी, 25%। तो नए मिश्रण का 25% कितना है, 20 किलो। सॉरी, नए मिश्रण का 25% 20 किलो है, तो 25/100, इधर आया तो 100/25 हो गया, यानी इसको काटा 4 से, और 20 का 80 किलो नया मिश्रण हुआ, और 50 लीटर 80 किलो नया मिश्रण हुआ, 50 किलो मिश्रण आपके पास पहले से है, तो आपने कितना मिश्रण और मिलाया, 30 किलो, और वो क्या मिलाया, वो मिलाया आपने शीशा, यानी 80 किलो नया मिश्रण सी अपने को इस परसेंटेज के आधार के ऊपर, और 80 किलो में से 50 किलो तो अपने पास पहले से है, ये घटा देंगे, 30 किलो और मिलाया है, तो ये हो गया अपना उत्तर सी। उसका था ये अपना।
अब है जनसंख्या संबंधी क्वेश्चन, ये भी प्रतिशत में डाल देते हैं। देखिए ये चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे कि उसमें तो हम यहाँ तो हम अंतिम शिक्षा लिख रहे हैं, वहाँ ये मिश्रधन लिखा जाएगा। प्रारंभिक संख्या वहाँ ये मूलधन लिखा जाएगा। परंतु उसमें इसमें एक चीज़ का अंतर है कि धन तो हमेशा बैंक से बढ़ेगा। ऐसा कोई बैंक नहीं है कि आप जमा कराने जाएं या आपसे काटेंगे कि इतने पैसे आपके और लगेंगे, इतना दिन रखोगे तो हमारे पास में। वो हम बैंक में जो देते हैं उसका इंटरेस्ट लेते हैं। और यहाँ जनसंख्या बढ़ती है, घट भी सकती है, बीमारी के कारण घट जाए या पलायन हो जाए किसी कारण से, शहर में या गाँव में कोई साधन की कमी हो जाए लोगों की, तो वहाँ से पलायन भी कर देते हैं, तो वो घटेगी। तो इसमें क्या है, ये मिश्रधन समझ लो, ये मूलधन समझ लो। वहाँ मूलधन गुणा 1+R/100 इंटू जितने टाइम के लिए है, सालाना का प्रतिशत है, ये रूल है। और इसमें ये माइनस हो जाएगा, बस घटेंगे तो। बाकी अगर प्रारंभिक संख्या ज्ञात करनी है तो अंतिम को पर भाग दे देंगे जितने का है वो। यदि किसी गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ती है, 10% का मतलब आपको पता है 1 + 10/100। अब इसको क्या है, ये एक के नीचे भी हम एक मान लेंगे और इन दोनों का एलसीएम 100 हो गया है, तो 100 एलसीएम हो गया अपना। 1 से भाग दिया 100, 100 का 1 से गुणा किया 100, 100 प्लस में 10, क्योंकि 100 पे भाग दिया 1, 1 का 10 से गुणा किया 10, तो ये 110/100 हो गई। अब ये कितने समय के लिए ये देखना है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 है तो बताओ 2 वर्ष बाद, तो वर्तमान का मतलब प्रारंभिक संख्या, और 2 वर्ष के बाद गुणा में 110/100 गुणा में 110/100 चक्रवर्ती ब्याज का ही सूत्र है। अब ये नीचे 4 जीरो हैं, ऊपर 3 4 5 हैं, तो 3 तो ये काट दिए, 2 और 1 ये कर दिया। अब 11 गुणा 110 यानी 11 गुणा 11 और 1 जीरो और लगा दो, तो 11 11 121 होते हैं, और 1 जीरो और लगा दिया आपने, यानी 1210 हो जाएगी 2 वर्ष बाद। ये केवल मिश्रधन का फार्मूला है चक्रवर्ती ब्याज का, बस ये ध्यान रखना है। हाँ, ये वेन डायग्राम है, और वेन डायग्राम में क्या होता है कि वेन डायग्राम में चित्रों से माध्यम से समझाया है। जैसे ये इंग्लिश में तो मैंने बताया कि ये फेल हैं, तो हमें फेल ही निकालना पड़ेगा। तो 80% पास हैं, तो इसका मतलब फेल कितने हो गए, 20% हो गए। और ये कह रहा है कि मैथ में कितने 70% फेल पास है, तो फेल हो गए 30%, और 10% दोनों में है। अब ये 10% दोनों वाला जो है, ये इधर का काटेंगे हम 10%, तो ये 10 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 + 10 + 20, क्योंकि ये इधर का काटेंगे तो 10 काटेंगे तो 20 बचेगा। इतने लड़के कुल फेल हैं, यानी 40% लड़के फेल हैं। अब 40% फेल हैं, तो दोनों विषयों में पास कितने थे, 160। अब 40% फेल थे, तो पास कितने हो गए, 60%, क्योंकि परसेंट तो 100 होता है। अब कुल विद्यार्थियों का 60% पास है, तो कुल x का 60% पास हैं, पर पास कितने हैं, 144। तो कुल संख्या का 60% 144 है। तो कुल संख्या क्या होगी, ये 60/100 हो जाएगा। इधर आएगा तो ये 100/60 हो जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 6 से दिया तो 24, और 24 दाई 240, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या दी 240। तो ये अपना था प्रतिशत का, कुल प्रतिशत टोटल करवा दिया है। अब आप प्रैक्टिस करें पेपरों से या किताब से, या तो पेपर सेट में जो भी परसेंटेज के क्वेश्चन है वो उनकी प्रैक्टिस करें, या किताब में से परसेंटेज का टॉपिक है उसको निकाल कर उसकी प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी। जो भी कामयाबी आपको मिलेगी, खुद आप अपने सवाल को कर लेंगे, तब आपके दिमाग में बैठेगा कि ये कैसे कराया था। और अगर कहीं अटकते हो तो आपके पास है ये, उसको खोल कर फिर देख लो कि ये सवाल कैसे समझा रखा है, ये तरीका का कैसे समझा रखा है, उस तरह आप इनको कर सकते हो। मेहनत करनी आवश्यक है, और जितनी मेहनत आप करेंगे उतना कामयाब आप होंगे। फिर भी अगर हमारी ऑफलाइन कोचिंग भी चल रही है नांगल नूनिया में,
और अगर आपको है कि भाई मैं तो वहीं पढ़ कर तैयारी कर सकता हूँ, देखिए दो चीज़ हैं वहाँ। एक तो क्या है कि सारे विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, 24 आवर हमारे पास रहते हैं, वहाँ सिवाय पढ़ाई के कोई और चीज़ नहीं होती। स्मार्टफोन हम रहने नहीं देते विद्यार्थियों के पास, ताकि वो और चीज़ों में ध्यान ना भटकाएं। और वार्डन रहता है हर 30-35 लड़कों के ऊपर, एक रात को वार्डन भी है, ताकि कोई भी लड़का और किसी टाइप की गतिविधि ना करे, केवल पढ़ाई पर ध्यान दें। दूसरा, कोई भी सवाल नहीं आता है तो आप क्लास में टीचर से पूछ सकते हो, या बाद में भी लड़कों से डिस्कस कर सकते हो, और ये सवाल मेरी समझ में कम आया, आप समझाओ, तो एक दूसरा लड़का भी समझा देता है, और उससे उसका समझाता है, उसकी भी प्रैक्टिस बढ़ती है, और जो समझता है उसकी तो बढ़ती ही बढ़ती है, उसकी समझ में आ जाता है। फिर भी ना समझ में आए तो अगले दिन टीचर से आप पूछ सकते हो। यानी ऑफलाइन में सामने पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, वहाँ पूरी पूछने की आज़ादी रहती है। दूसरा, वहाँ पढ़ाई का एक माहौल बनता है। ऑनलाइन में यार शाम को कर लेंगे, शाम को तो यार अब तो लेट हो गए, सुबह कर लेंगे, सुबह यार कल दिन में कर लेंगे, तो इसमें आदमी अवॉइड करता रहता है डे पर डे, फिर वो एग्ज़ाम आ जाता है। तो बाकी आपकी समझ है, अगर आप मेहनती हैं तो घर पे भी मेहनत कर सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि भाई बगैर इम्पोज डिसिप्लिन के नहीं हो सकेगा, तो आप ऑफलाइन में आ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।